हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 4 में हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उससे आगे शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 7, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? उत्तर। पॉइंट नंबर 1, पालमपुर के 450 परिवारों में से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। पॉइंट नंबर 2, 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि के टुकड़े हैं जिस पर वे खेती करते हैं। पॉइंट नंबर 3, शेष 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है। कुछ बड़े किसानों के पास तो 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक भूमि है। प्रश्न नंबर 8, पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं चल रही हैं? उत्तर। पालमपुर में निम्नलिखित गैर कृषि क्रियाएं चल रही हैं। नंबर 1, डेयरी। नंबर 2, लघु क्षत्रिय विनिर्माण। नंबर 3, दुकानदारी। नंबर 4, परिवहन आदि। प्रश्न नंबर 9, पालमपुर में प्रचलित डेयरी क्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को पास के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। प्रश्न नंबर 10, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण क्रियाओं के उदाहरण दीजिए। उत्तर। पालमपुर में अनेक लघु स्तरीय विनिर्माण क्रियाएं भी प्रचलित हैं। पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। पालमपुर में मिश्री लाल ने गन्ना पेरने की मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है। वह इसकी सहायता से गुड़ बनाता है। प्रश्न नंबर 11 है, मिश्री लाल अपनी आजीविका कैसे कमाता है? उत्तर। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की सहायता से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। प्रश्न नंबर 12 है, आधुनिक कृषि तरीकों को प्रयोग करने के लाभ व हानियां क्या हैं? उत्तर। आधुनिक कृषि तरीकों को प्रयोग करने के लाभ जब आधुनिक मशीनों जैसे कि ट्रैक्टर व थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है तो वे जुताई एवं कटाई को तेज कर देते हैं। HYV बीजों के प्रयोग से गेहूं की पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। अब किसानों के पास अधिक अधिशेष गेहूं होता है जिसे वे बाजार में बेच सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आधुनिक कृषि तरीकों को
प्रयोग करने की हानियाँ। कै आधुनिक कृषि तरीकों को प्रयोग करने के लिए कारखानों में निर्मित अधिक आगमों का निवेश करना पड़ता है। ख HYV बीजों के प्रयोग के लिए बहुत अधिक पानी, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि चाहिए। रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति घटी है। ग नलकूपों के द्वारा सिंचाई हेतु भूमिगत जल के निरंतर प्रयोग के कारण जमीन के नीचे जल स्तर कम हो गया। प्रश्न नंबर 13 है, आधुनिक कृषि तरीकों ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन किस प्रकार किया है? उत्तर, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है, किंतु आधुनिक कृषि तरीकों ने प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन किया है। कई स्थानों पर हरित क्रांति रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने से जुड़ी हुई है। नलकूपों के द्वारा सिंचाई हेतु भूमिगत जल के निरंतर प्रयोग के कारण जमीन के नीचे जल स्तर कम हो गया। भू उर्वरता एवं भूमिगत जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन बनने में वर्षों लग जाते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इनकी पुनर्स्थापना कर पाना बहुत कठिन होता है। नंबर 14 है, रासायनिक खाद के प्रयोग करने से क्या हानियां होती हैं? उत्तर, रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाती है। रासायनिक खाद के कारण भूमिगत जल, नदियों व झीलों का पानी प्रदूषित हो जाता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। भू उर्वरता एवं भूमिगत जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन बनने में वर्षों लग जाते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इनकी पुनर्स्थापना कर पाना बहुत कठिन होता है। कृषि के भावी विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी में अंतर स्पष्ट करें। हेलो। उत्तर, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में पॉइंट नंबर 1, उत्पादन में प्रयोग होने वाले औजार, मशीनें और भवन आदि को स्थायी पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी का पॉइंट नंबर 1, उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल और नकद पूंजी को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। स्थायी पूंजी का पॉइंट नंबर 2, उदाहरण, औजार व मशीनें, एक हल जैसी बहुत साधारण चीज से लेकर एक बहुत जटिल मशीन जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि भी हो सकते हैं। कार्यशील पूंजी का पॉइंट नंबर 2, उदाहरण, जुलाहे द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत या कुम्हार के द्वारा प्रयोग की जाने वाली मिट्टी। प्रश्न नंबर 16 है, कृषि के पारंपरिक तरीकों एवं कृषि के आधुनिक तरीकों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, कृषि के पारंपरिक तरीकों एवं कृषि के आधुनिक तरीकों में अंतर। कृषि के पारंपरिक तरीके, पॉइंट नंबर 1, कृषि के गुजरे व पुराने तरीकों को कृषि के पारंपरिक तरीके कहा जाता है। कृषि के आधुनिक तरीके का पॉइंट नंबर 1, कृषि में उपयोग होने वाले नए तरीकों को कृषि के आधुनिक तरीके कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये तरीके समय बर्बाद करते हैं और इनसे उत्पादन भी कम होता है। पॉइंट नंबर 2, ये तरीके त्वरित, प्रभावशाली व प्रयोग करने में आसान हैं और कम समय में अधिक उत्पादन देते हैं। पॉइंट नंबर 3, रहट से सिंचाई जैसे पुराने तरीके प्रयोग किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मशीनों
जैसे कि ट्रैक्टर व थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों आदि का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, किसान मानसून की बरसात पर निर्भर होते हैं। पॉइंट नंबर 5, किसान मानसून की बरसात पर निर्भर नहीं होते क्योंकि उनके पास सिंचाई के लिए नलकूप उपलब्ध होते हैं। पॉइंट नंबर 6, गोबर एवं अन्य प्राकृतिक खाद प्रयोग किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, कृषि के पारंपरिक तरीकों में कारखानों में निर्मित अधिक आगमों का प्रयोग नहीं किया जाता। पॉइंट नंबर 7, कृषि के आधुनिक तरीकों में कारखानों में निर्मित अधिक आगमों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।